हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। आइए क्वेश्चंस को हम आगे और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा कब खींची गई? 1914 में मैकमोहन रेखा खींची जाती है भारत और तिब्बत के बीच में। घटनाक्रम को समझते हैं 1911 और 1912। ये दो महत्वपूर्ण ईयर्स हैं। 1911 में चीनी क्रांति होती है और इसके बाद 1912 में चीन के अंदर गणतंत्र की स्थापना होती है। तो उस समय इस अव्यवस्था का लाभ उठा करके तिब्बत ने चीन के विरुद्ध स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है। तिब्बत वही समय है जब उत्तर पूर्व में बढ़ती हुई राजनीतिक हलचलों को देखते हुए अंग्रेज़ों ने तिब्बत के साथ अपनी सीमा रेखा स्पष्ट करने का निर्णय किया और 1914 में मैकमोहन लाइन खींची गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय में हुआ? तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ और ये लॉर्ड वेलेजली के टाइम पीरियड में हुआ है। वेलेजली का कार्यकाल 1798 से 1805 तक है। ये जैसे ही भारत आते हैं, अपने भारत आते ही टीपू सुल्तान के साथ चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध करते हैं, क्योंकि उस समय जब लॉर्ड वेलेजली भारत आता है तो नेपोलियन बोनापार्ट मिस्र को जीत चुका होता है और वो भारत पर आक्रमण के लिए सोच रहा होता है। टीपू सुल्तान से उसका बराबर कांटेक्ट था। टीपू सुल्तान उसे भारत के लिए आमंत्रित कर रहा था और टीपू सुल्तान के साथ में तृतीय जो युद्ध हुआ था, आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 और 92, उसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी। लगभग आधा राज्य गंवाना पड़ा था और वेलेजली भारत में अपने साम्राज्य को सुरक्षित करने के लिए अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी टीपू सुल्तान, जिसका लिंक फ्रांसीसियों से जुड़ रहा था, से सबसे पहले निपटता है और इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है और मैसूर राज्य अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आ जाता है। आंग्ल और मैसूर के बीच 4 युद्ध हुए हैं, जिसकी चर्चा मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन पेपर में डिस्कस किया है। फर्स्ट वाला आप याद रखिएगा, पहला 1767 टू 69। जो फर्स्ट वाला वार हुआ है आंग्ल और मैसूर के बीच में, वो 67 से लेकर के 69 के बीच में, और ये टाइम पीरियड था वर्लेस्ट का। उस समय भारत का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर था वर्लेस्ट। उसके बाद दूसरा वाला होता है 1780 से लेकर के 84, ये वारेन हेस्टिंग्स के समय में। तीसरा युद्ध होता है 1790 से लेकर के 92 और चौथा युद्ध होता है आंग्ल मैसूर का 1799 में। इन दो युद्धों में, शुरुआती 2 युद्धों में हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों मजबूत स्थिति में होते हैं। 90-92 वाले युद्ध में आधा राज्य गंवाना पड़ता है और 99 वाले युद्ध में वेलेजली के समय पर टीपू सुल्तान की हार होती है और मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है अंग्रेज़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम चार्जेज में क्या क्या शामिल था? यहाँ पहला ऑप्शन में दिया गया है अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन, सरकारी ऋण पर ब्याज, रेलवे का पर प्रत्याभूत ब्याज और ब्रिटिश प्रधानमंत्री का वेतन। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री का वेतन भारत से नहीं दिया जाता था। होम चार्जेस का मतलब वो व्यय जो भारतीय खाते पर भारित था, भारत के खाते के द्वारा जिसका वहन किया जाता था, उसे होम चार्जेस कहा जाता था। तो जो अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अधिकारी होते थे उनकी पेंशन भारत से दी जाती थी, सरकारी ऋणों पे ब्याज भारत से दिया जाता था, रेलवे पे जो प्रत्याभूत ब्याज था वो भी भारत से दिया जाता था। तो इस तरीके से आपका आंसर 1, 2 और 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय किसानों ने व्यावसायिक खेती क्यों अपनाया? भारतीय किसानों ने व्यावसायिक खेती को अपनाया क्यों, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो इसके पीछे 2 महत्वपूर्ण कारण थे और वो कारण ये थे कि सरकार के द्वारा निर्धारित भू राजस्व की बढ़ी राशि को वो चुकता करने के लिए उन्हें लगा कि इस खेती को अपनाने से, वाणिज्यिक कृषि को अपनाने से हमें आय अधिक होगी, और दूसरा वो महाजनों के कर्ज, उसके ब्याज की अदायगी के लिए भी सोचने लगे थे कि इससे संभव है कि हम ज़्यादा आय अर्जित करेंगे, जिससे कि महाजनों के कर्ज और उनकी ब्याज की हम अदायगी कर सकते हैं, क्योंकि तब तक हमारे किसान काफ़ी कर्जदार बन चुके थे। तो ये 2 महत्वपूर्ण कारण थे जिन्होंने भारतीय किसानों को व्यावसायिक खेती को अडॉप्ट करने के लिए विवश किया।
आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 में हुआ था, बिल्कुल सही है। ये युद्ध 1814 से 1816 तक चलता है। अंग्रेज़ों ने नेपाल से केवल एक युद्ध किया है और वो 1814 से 1816। इस युद्ध में नेपाल की हार होती है। लगभग 1/3 हिस्सा नेपाल को अंग्रेज़ों को देना पड़ता है अपना, और इसमें अंग्रेज़ों की हार हुई सेकंड ऑप्शन में लिखा है, तो ये गलत है, पहला सही है। तो इतिहास में आंग्ल का अंग्रेज़ों का नेपाल से केवल एक युद्ध है, वो 1814 से 1816 के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों की जीत होती है और वो लगभग 1/3 हिस्सा अंग्रेज़ों ने नेपाल से ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए, कंपनी भारतीय राज्यों के धन से एक बड़ी सेना खड़ी कर सकी, बिल्कुल सही है। उस सेना के माध्यम से संबंधित राज्य पर भी कंपनी का नियंत्रण बना रहा, ठीक है। और भारतीय राज्यों की विदेश नीति कंपनी के हाथों गिरवी पड़ गई। उपर्युक्त कथन किससे संबंधित है? तो भारतीय राज्यों के धन से एक बड़ी सेना और उस सेना के माध्यम से संबंधित राज्य पर भी कंपनी का नियंत्रण बना रहा, और विदेशी हाथ जो कंपनी की विदेश नीति थी वो ब्रिटिश रेजिडेंट के जरिए गिरवी पड़ गई। ये थी सहायक संधि प्रणाली। सहायक संधि प्रणाली में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं, पहली, दूसरी और तीसरी, ब्रिटिश रेजिमेंट, ब्रिटिश रेजिडेंट और अहस्तक्षेप की नीति। ये 3 बातें आपको सिर्फ ध्यान रखनी है। तो ब्रिटिश रेजिमेंट स्थापित हुई और उस रेजिमेंट के जरिए कंपनी पे तो नियंत्रण बन ही जाता था। विदेश नीति के लिए ब्रिटिश रेजिडेंट की स्थापित किया जाता था, एक अधिकारी था, और साथ ही साथ कहा जाता था उस राज्य के आंतरिक मामलों में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जबकि ये बात सिर्फ कहने के लिए रहती थी, पूरा का पूरा हस्तक्षेप किया जाता था ब्रिटिश कंपनी के द्वारा उस संबंधित राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिंडारी नामक लुटेरों का दमन किसने किया? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिनका कार्यकाल 1813 से 1823 है, इन्होंने पिंडारियों का दमन किया। ये लुटेरे थे पिंडारी, जो दक्षिण भारत में सक्रिय थे। बाद में पटना और उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में इन्होंने अपना प्रभाव बढ़ाया, लूटमार करते थे, ज़्यादा लोगों को सरेआम ये कत्ल कर देते थे जिस गांव में लूट करते थे। इसमें हिंदू और मुस्लिम सब शामिल थे। इसका जो सरगना था वो एक पठान था, और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इन पिंडारियों का दमन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो इतिहास में जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है वो 3 मराठा युद्ध हुआ है। टाइम पीरियड बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, 775 to 82 वारेन हेस्टिंग्स के समय में। दूसरा वाला हुआ है 803 to 05 लॉर्ड वेलेजली के समय में, और तीसरा वाला 1817 to 18 लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में। ये वारेन हेस्टिंग्स हैं, फिर वेलेजली है, और ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है। और इसके बाद 1818 में मराठा परिसंघ समाप्त हो जाता है और आंग्ल मराठा युद्ध अंतिम होता है 1818 में। 17 और 18 का युद्ध, तीसरा। तो ये पहला था, ये दूसरा था और ये तीसरा युद्ध था। इतिहास के अंदर आपको 3 आंग्ल मराठा युद्ध मिलेगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे? तो जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था उसके कारणों की अगर चर्चा करें तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समझिए, वो आपका मैंगलोर की संधि के साथ में 1784 में समाप्त होता है। लेकिन मैंगलोर की संधि पर्याप्त नहीं होती है अंग्रेज और मैसूर के बीच में शांति स्थापित करने के लिए। त्रावणकोर का क्षेत्र है जिस पर टीपू सुल्तान के द्वारा हमला कर दिया जाता है। दक्षिण भारत में दोनों दक्कन के क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं टीपू सुल्तान भी और ईस्ट इंडिया कंपनी भी। तो उस प्रभुत्व स्थापित करने के क्रम में त्रावणकोर पर टीपू सुल्तान के द्वारा हमला किया जाता है और यहीं से तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो ये सही है, अंग्रेज़ों के द्वारा, अंग्रेज़ों का ये संरक्षित क्षेत्र था त्रावणकोर, तो अंग्रेज़ों ने इस पर हमला नहीं किया था। आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत की संधि किसके साथ हुई थी? सूरत की संधि एक मराठा पेशवा के दावेदार थे रघुनाथ राव।
उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ जाकर के एक संधि की थी, सूरत की संधि 1775 में, और उसी के साथ में इसी संधि के आधार पर उसे ब्रिटिश ने सहायता दिया था और इसी मुद्दे पर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आरंभ हुआ था। बीच में वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों पक्षों में समझौता करवाना चाहा था, परंतु उसे सफलता नहीं मिली थी। अंत में 1782 में 1782 में युद्ध स्टार्ट हुआ 1775, और 1782 एक लंबे समय तक चला है। 1782 में सालबाई की संधि के साथ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है। सालबाई की संधि के साथ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है। तो ये याद रखिएगा कि ये किसके साथ हुई थी, तो ये मराठों के साथ में अंग्रेज़ों ने संधि की थी। अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में सूरत की संधि हुई थी, और इसी के बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ। रघुनाथ राव पर ये आरोप लगता है कि वो अंग्रेज़ों के साथ जाकर के उसने एक सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था अपने बचाव में। तो ये डिस्कशन इस पेपर का था। इसको एक बार आप जो मेन पॉइंट्स हैं उसको नोट कर सकते हैं, एक शॉर्ट में नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में रिवीजन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो जिस क्षेत्र में हम लोग हिस्ट्री के जिस सेगमेंट पे काम कर रहे हैं, इसमें आप अपने कॉन्सेप्ट को और मजबूत करिए। जो और बेसिक जानकारियां हैं उसको कॉन्सेप्चुअल रूप से भी हम आपको आगे डिस्कस करेंगे।